प्रिय छात्राओं, स्वस्थ रहो। आज हम व्याकरण के इस भाग में क्रिया समझेंगे। तो आपको अपनी पुस्तक में का पेज नंबर 105 निकालना है। पाठ 13 क्रिया। शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था का आदि का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही है, लड़कियाँ खेल रही है, राहुल बीमार है। तो यहाँ पर बना रही है, खेल रही है आदि से किसी न किसी अवस्था का पता चलता है जो क्रिया है। क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद मुख्यतः कर्म के आधार पर दो हैं: अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया अकर्मक कर्म रहित क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुनीता हंसती है, मोहन पढ़ता है। अब प्रश्न करें कि सुनीता हंसती है तो हम क्या हंसती है, तो उत्तर कोई मिलेगा नहीं। इसी तरह से मोहन पढ़ता है, अब पूछे क्या पढ़ता है तो कोई उत्तर मिला नहीं। तो ये अकर्मक क्रिया है। आपको क्या लगाकर प्रश्न पूछना है। दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक कर्म सहित क्रिया। तो जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे चितवन अखबार पढ़ रही है, शिवम निबंध लिखता है। तो यहाँ पर हम प्रश्न करें कि क्या करता है। चितवन क्या कर रही है, तो अखबार पढ़ रही है। शिवम क्या कर लिखता है, तो निबंध लिखता है। तो उत्तर मिलता है। अतः यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का मात्र एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुमन ने गाड़ी खरीदी, निराला जी ने सरोज स्मृति लिखी। तो यह गाड़ी और सरोज स्मृति एक एक ही कर्म है। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे नीलिमा ने भिखारी को भीख दी, पिता ने पुत्र को फल दिए। यहाँ भिखारी और भीख दो कर्म है और दूसरे वाक्य में पुत्र और फल दो कर्म है। तो एक साथ दो काम हो रहे हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं: संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो सबसे पहले हम संयुक्त क्रिया समझेंगे। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बने क्रियापद को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे तुम अभी और चल सकते हो, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तो यहाँ चल सकते हो, पढ़ने आया करो, ये आपका संयुक्त क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया के से यह जान पड़े कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है या किसी अन्य से किसी कार्य करवाता है, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं बगीचे में माली से पानी दिलवाता हूँ, मालिक नौकर से गाड़ी साफ करवाता है। यहाँ पर दिलवाता और करवाता प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं: प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता स्वयं भी कार्य में शामिल होते हुए प्रेरणा दे तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मनु प्रौढ़ों को पढ़ाता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को उस कार्य के लिए प्रेरणा देता है तब वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे पिताजी ने नौकर से गाड़ी साफ करवाई या पिताजी नौकर से गाड़ी साफ करवाते हैं। अब नाम धातु क्रिया। तो जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे संज्ञा से बात का बताना, हाथ का हथियाना, सर्वनाम से अपना का अपनाना, विशेषण से सूखा का सुखाना, चिकना का चिकनाना, क्रिया से भिन्न भिन्न का भिन्न भिनाना, थपथप का थपथपाना।
कृदंत क्रिया के शब्दों के अंत में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर नई क्रिया बनाई जाती है, जिसे कृदंत क्रिया कहा जाता है। जैसे रट तो ता लगा दिया रटता, जल में आ लगाया जला, पढ़ में कर लगाया पढ़कर। पूर्वकालिक क्रिया, जिस क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरा होने के पूर्व पाया जाता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व मतलब पहले, तो वह खाकर खेलने जाएगा, तो पहले तो वो खाएगा और उसके बाद फिर वो खेलने जाएगा। इसी तरह से बाजार से आकर पिताजी उसे पढ़ाएंगे। यहाँ पर बाजार से आएंगे और फिर पढ़ाएंगे, तो इसलिए ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। आशा है आपको क्रियाएं समझ में आ गई होंगी। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो।